माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीक्षित सर। आई एम सूरज दीक्षित एंड माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज आपका स्वागत करते हैं लेक्चर नंबर 6 बीएससी थर्ड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री में। माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा अभी तक हमने जितनी भी चीज़ों को पढ़ा वो सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स वो पूरा का पूरा 10 मार्क्स आपको देकर जाएगा आपके एग्जामिनेशन में माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ध्यान से देखना, और ये पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे मेन टॉपिक है। अब आप समझ चुके हो माय डियर स्टूडेंट्स कि हम क्या बताने वाले हैं। तो जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं रमन इफेक्ट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, रमन इफेक्ट। आपको प्राउड होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स कि इंडिया का एक ऐसा साइंटिस्ट है जो आपके बीएससी के सिलेबस में मेन रोल प्ले करता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, वो है हमारे रमन सर। ठीक है, तो रमन इफेक्ट के बारे में हम समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। रमन ने कहा था, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट थे, आप जरूर लिखिएगा कि रमन इज ए इंडियन साइंटिस्ट, जिन्होंने डिलीवर किया कि व्हेन अ सब्सटेंस, ध्यान देना, व्हेन अ सब्सटेंस, ठीक है, व्हेन अ सब्सटेंस is irradiated with the monochromatic light of a definite frequency nu, ठीक है, definite frequency nu, the light is scattered at right angle to the incident light contained lines, not only the incident frequency but also the some frequency like lower or higher। इस चीज को हम समझाते हैं। मान लीजिए कुछ लाइट रेज आई, इस पर पड़ी, ठीक है, ये सरफेस है हमारा, ठीक है। अब ये क्या हुआ, 90 डिग्री से आना शुरू हुई, रिफ्लेक्ट होना शुरू हुई। तो सपोज करो कि कोई क्या हुआ, एज यूजुअल सीधा सीधा आया, चला गया। ठीक है, कोई क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, कई सारी फ्रीक्वेंसी में बट गया। समझना, कई सारे फ्रीक्वेंसीज में बट गया। अब समझो, इसकी 3 क्राइटेरिया हो सकती है। रमन ने कहा कि इसकी 3 क्राइटेरिया हो सकती है। ठीक है, क्या क्या समझना जरा। एक, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, लोअर हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, लोअर हो, फ्रीक्वेंसी क्या हो, लोअर हो, ये कंडीशन। या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, हाइयर हो, क्या हो, हाइयर हो। या फिर जिसकी एज यूजुअल यानी कि सेम हो, सेम फ्रीक्वेंसी एज किसके, जो इंसिडेंट हो रहा है उससे। तो समझना माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसी चीज को, यानी कि ऐसी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए अगर पड़ रही है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट रेज पड़ रही हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग शो हो रहा है। ठीक है, या फिर एनर्जी आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग शो हो रही है। यानी कि 3 फॉर्म में, या तो लोअर फ्रीक्वेंसी या हाइयर फ्रीक्वेंसी या फिर सेम एज यूजुअल फ्रीक्वेंसी शो हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, रमन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या हम कह रहे थे, द इंसिडेंट लाइट कंटेन लाइंस नॉट ओनली द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बट आल्सो द लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आल्सो द लोअर फ्रीक्वेंसी एंड समटाइम हाइयर फ्रीक्वेंसी माय डिस्टेंस, दैट इज द नोन एज रमन इफेक्ट। इस इफेक्ट को, ये होने वाले जो इस फ्रीक्वेंसी के अंदर होने वाले इफेक्ट हैं, जो फ्रीक्वेंसी में पाए जाने वाला इफेक्ट है, ध्यान से देखना, जो इस फ्रीक्वेंसी में यानी कि म्यू की वैल्यू में जो इफेक्ट दिख रहा है, इसी इफेक्ट को रमन इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, इतना लिखना, 2 नंबर का क्लियर। पूरा 10 नंबर हमें पाना है तो पूरा 10 नंबर का लिखना पड़ेगा, जितना बताया उतना 2 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं माय डिस्टेंस। समझना, हमने 3 चीज़ों को यहाँ पे डिनोट किया है। आप अगर ध्यान से देख रहे होगे तो आपको पता चल रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स। देखना, हम एक बार और बताते हैं इसको शो करके फिगर के साथ। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स कुछ हमारा फिगर। ठीक है, ध्यान देना एकदम, ये हमारा कुछ फिगर था। ये हमने कुछ लाइंस बनाई थी, ये एज यूजुअल गया था और इधर कुछ लाइन बनाई थी माय डियर स्टूडेंट्स। हमने कहा था कि ये लोअर फ्रीक्वेंसी का होगा, ये हाइयर फ्रीक्वेंसी का होगा और ये सेम फ्रीक्वेंसी का होगा। अब देखो, हम ऐसे तो हर जगह नहीं कह सकते ना कि लोअर फ्रीक्वेंसी वाला ये है, ये है। हमने इसका नेमिंग कर दिया। ठीक है, हमने नहीं, रमन सर ने किया इसका नेमिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो रमन सर ने इसका नाम दिया, जो लोअर फ्रीक्वेंसी थी उनको नाम दिया स्टोक्स लाइंस। क्या, स्टोक्स लाइंस। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, रमन सर ने लोअर फ्रीक्वेंसी वाले को, ये न्यू बना दो, ठीक है,
लोअर फ्रीक्वेंसी वालों को क्या कहा, स्टोक्स लाइन, हाइयर फ्रीक्वेंसी वालों को क्या कहा, एंटी स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन, ठीक है। और जो सेम फ्रीक्वेंसी थी उसे कहा रेलाइट, ठीक है, रेलाइट लाइंस। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अब देखो, जो 2 नंबर का आपने पीछे देखा, उसके बाद ये लिखना कि जो रमन सर ने बताया कि लोअर फ्रीक्वेंसी थी और हाइयर फ्रीक्वेंसी थी और सेम फ्रीक्वेंसी थी, 3 टाइप की फ्रीक्वेंसी निकली थी रमन इफेक्ट की वजह से, उनको नेमिंग दिया गया स्टोक्स लाइंस, एंटी स्टोक्स लाइंस और रे लाइट। तो आप लिखोगे कि द लोअर फ्रीक्वेंसी इज नोन एज स्टोक्स लाइन, ठीक है, and the higher frequency is known as anti-Stokes lines, and the rays which is as same usable as incident rays is known as ray light lines my dear students, ठीक है। अब यहां से भी 2 आ गया, यानी कि हमने 4 नंबर का पेपर में क्या कर लिया, लिख लिया, किससे, रमन इफेक्ट से। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कुछ, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब लिखा जाएगा प्रिंसिपल ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, हेडिंग डालना प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, कुछ नहीं, ध्यान देना एकदम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इतना तो हमें पता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के साथ डिनोशन हम कर रहे हैं, ठीक है। कंसीडर अ फोटोन माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू falling on a molecule, if a collision is elastic then the scattered photon will have some energy incident, ठीक है। अगर ऐसी बात हम करते हैं तो हम देखेंगे कि जो h न्यू प्लस ई होगा, यानी कि जो क्या होगा माय डियर, समझना कि हमने कहा कि कंसीडर अ फोटोन विद अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है उसके पास, falling on a molecule, if a collision is elastic then the scattering photon will have the same energy incident photon, और वो चीज क्या होती है, E के इक्वल होगी, ठीक है। if one of the other hand collision is inelastic, तब क्या होगा, तो ये जो वैल्यू हमारी इलास्टिक वाली होगी, इलास्टिक वाली, वो इसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि एच न्यू डैश प्लस ई डैश के इक्वल। ये कौन कहता है, प्रिंसिपल ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहती है माय डियर स्टूडेंट्स। ये वैल्यू क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इनके कुछ कंडीशन होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एच तो प्लैंक कांस्टेंट समझ में आ रहा होगा, तो यहां पे लिखना हियर, ये कब कब इक्वल हो जाएंगे, कैसी कैसी कंडीशन में कैसा होगा, तो लिखना माय डियर स्टूडेंट्स, इफ अगर क्या हो, इन दोनों का न्यू इक्वल हो जाए, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, जो ई होगा ई डैश के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ई डैश के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये न्यू डैश के इक्वल हो जाए तो ई डैश के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया, ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। इफ, अब दूसरा कंडीशन देखना, इफ जो हमारा न्यू है वो न्यू डैश से छोटा हो जाए, तब क्या होगा, ई हमारा बड़ा हो जाएगा किससे, ई डैश से, ठीक है। अब इसी तरह तीसरा कंडीशन देखना, तीसरा कंडीशन जानते हो क्या बचा है, बस यही बचा है कि अगर न्यू बड़ा हो जाए न्यू डैश से, यानी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट बड़ी हो जाए सेकंड से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा ई छोटा हो जाएगा ई डैश से। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर। अब देखना, अब अगर मैं पूछूं कि जो लाइट रेज बन रही थी, जैसे मान लो ऐसे था, ठीक है, ऐसे था ना, कुछ रेज इधर आ रही, कुछ इधर बन रही थी, कुछ इधर बन रही थी और बीच में एक बन रहा था। अब आपने कहा था कि ये अगर लोअर है और ये हाइयर है और ये सेम है, तो लोअर वाले को हम स्टोक्स कह दिए, इस वाले को हम एंटी स्टोक्स कह दिए और इस वाले को रे लाइट कह दिए, ठीक है।
अब समझना, अब हम पूछ दे कि इस कंडीशन में बताओ कि कौन सा रेलाइट है, कौन सा एंटी स्टोक्स है और कौन सा स्टोक लाइन है, तो आप कहोगे कि जो सेम एज यूजुअल आया है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा रेलाइट लाइंस। क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, इसे हटा लो, ऐसे याद करो, क्या, रेलाइट लाइंस। अब देखो, जिसमें हमारी ई की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, जिसमें ई की वैल्यू बड़ी होगी यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी, ठीक है, यानी कि उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी, यानी कि वो कौन सा हो जाएगा, एंटी स्टोक्स लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटी स्टोक्स लाइन। अब पूछने की बात ही नहीं है कि ये कौन सा होगा, क्यों, क्योंकि बचा हुआ एक ही है जो कि क्या कहलाता है, स्टोक्स लाइन। अगर वेरीफाई करना हो आपको स्टोक्स लाइन है या नहीं, तो आप देखोगे जो ई डैश की वैल्यू है वो बड़ी है तो स्टोक्स लाइन, ई की वैल्यू बड़ी है तो एंटी स्टोक्स लाइन, और इक्वल है दोनों तो रे लाइट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा क्या, हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि हमने आपको बताया माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखना, यहां तक 4 से 2 इसमें प्लस हो गया, 6 नंबर। हमने रमन इफेक्ट कहां तक पढ़ लिया, 6 नंबर के लिए। हमें लिखना कितना है, 10 नंबर के लिए। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, रमन इफेक्ट में एक कंप्लीमेंट्री होती है रमन और आईआर के बीच में। ठीक है, किसके किसके बीच में माय डियर स्टूडेंट्स, रमन एंड आई आर। आई आर का मतलब समझते हो, क्या आप लोग आई आर का मतलब समझते हो, इसका मतलब होता है इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन दोनों के बीच में क्या फाइंड करने के लिए कहता है हमेशा, कंप्लीमेंट्री। या तो एक 2 नंबर में दिया हो या फिर आप ऐसे खुद से लिखोगे ताकि आपको 10 नंबर का क्वेश्चन में 10 नंबर मिले। ठीक है मेडिसन, तो हम जितना जानते हैं कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन दैट आर इनएक्टिव। क्या लिखना, क्या होती हैं, इनएक्टिव होती हैं। ठीक है, इनएक्टिव इन द इंफ्रारेड रीजन, इनएक्टिव इन इंफ्रारेड रीजन। कौन सर जी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले जितने होते हैं इंफ्रारेड में इनएक्टिव होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर सिमेट्री, ये भी पूछ सकता है इनएक्टिव है, ठीक है, तो क्यों है, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर सिमेट्री, किसके, मॉलिक्यूलर सिमेट्री के। ठीक है, मॉलिक्यूलर सिमेट्री की वजह से होता है ऐसा। इज इट क्लियर, अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, MEP, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये आप जानते हो कि नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जान जाओ। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रूल फॉर द centrosymmetric molecules of the vibration while is active in IR is active in Raman, and the vibration which is active in IR are inactive in spectra। ठीक है, यानी कि ये दोनों हमेशा किस में चलेंगे, वाइस वर्सा में चलेंगे, वाइस वर्सा में चलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में ये वाइस वर्सा में चलेंगे, 1 या 2 ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें वाइस वर्सा में नहीं चलेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा आप लिखना कि इनकी इनएक्टिव और एक्टिवनेस की जो सिचुएशन चलती है, जो सिमेट्रिकनेस चलता है, वो कॉन्टिन्यूस वाइस वर्सा में चलता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से 6 + 2 8 मार्क्स आप कवर कर लोगे। अभी भी आपका 2 मार्क्स रमन इफेक्ट में बचा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो उस चीज को आप कैसे कंप्लीट करोगे, उस चीज को कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स रमन शिफ्ट। क्या कहते हैं उसे, रमन शिफ्ट। ये लास्ट चीज 2 मार्क्स में भी पूछता है कई बार, और 10 मार्क्स में आपको लिखना तो जरूरी होता ही है। ये वेरी कंपलसरी है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप रमन इफेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको रमन शिफ्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स दरअसल देखना होता क्या है कि जो रमन होता है, रमन स्पेक्ट्रम ऑफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट एट स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइंस सिचुएटेड सिमेट्रिकली अबाउट अ रे लाइट लाइंस। ठीक है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, रे लाइट लाइन, about the ray light line, and the ray light line is far more intense of the Stokes lines and has greater tendency to anti Stokes line। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं E' माइनस E H, ये फ्रीक्वेंसी और ये सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, H del
ये फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे कौन सा फ्रीक्वेंसी, रमन वाली फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे लिखना, यहाँ पे आप लोग लिख लेना, अगर देखो नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख लो रमन। किसके नीचे लिखो, इस फ्रीक्वेंसी के नीचे लिखो क्या, रमन। जरा सोच के देखो, किसी इंडियन का नाम किसी फॉर्मूले में आप लिख रहे हो, आपको कितना अच्छा लगना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो याद रखना, ये जो फॉर्मूला आया किसके लिए आया, रमन शिफ्ट के लिए। इसे अगर अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ई डैश माइनस ई इज इक्वल टू एन सी डेल्टा फ्रीक्वेंसी किस चीज का, रमन का, रमन। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द रमन शिफ्ट। अगर आपको सिंपल भाषा में समझाया जाए कि द शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, कुछ नहीं, रमन शिफ्ट का मतलब हो गया जो हमने रमन इफेक्ट में क्या किया, हमने जो रमन इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी के वेरिएशंस देखें, लोअर फ्रीक्वेंसी, हाइयर फ्रीक्वेंसी, सेम एज यूजुअल फ्रीक्वेंसी, ठीक था, इसमें हो रहा था। अब इसके अंदर क्या हो, शिफ्टनेस हो, किस चीज़ की, फ्रीक्वेंसी की, किस चीज़ की, फ्रीक्वेंसी शिफ्टनेस हो, यानी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट किया जाए, उसी फ्रीक्वेंसी के शिफ्टनेस को रमन शिफ्ट कहते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं, रमन शिफ्ट कहते हैं। द रमन शिफ्ट फॉल इन द रेंज ऑफ, माय डियर स्टूडेंट्स, रमन शिफ्ट का एक रेंज होता है, ठीक है। यहाँ तक हमने 1 मार्क्स और क्लियर कर लिया, यानी कि 9 मार्क्स पा लिए। अब जो 10 मार्क्स होने वाला है वो इनमें होने वाला है। आधा मार्क्स तो इस बात से तय हो जाएगा कि रेंज क्या लिख रहे हैं, तो रेंज लिखना, रमन शिफ्ट का जो माय डियर स्टूडेंट्स फॉल इन द रेंज ऑफ, इसका रेंज लिख लो, रेंज ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स 100 to 4000 cm/-1, ठीक है। ये इसका रेंज होता है किसका, रमन शिफ्ट के फ्रीक्वेंसी का, रमन शिफ्ट के फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखो, एट लास्ट हाफ ऑफ मार्क्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 10 मार्क्स पाने के लिए आपको स्टोक्स, एंटी स्टोक्स और रे लाइट का शो करना पड़ेगा। देखना, एक लाइन में शो करते हैं, जरा ध्यान देना, बस थोड़ी देर और, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखो किस चीज को पहले बनाते हैं, पहले स्टोक्स लाइन को, स्टोक्स लाइन को समझना, ये पूरा क्या होता है, एच न्यू होता है, क्या, एच न्यू, और एच न्यू डैश कहां तक, ये। इसी तरह रे लाइट क्या होता है, एज यूजुअल होता है, जितना ऊपर उतना डाउन, यानी कि पूरा पूरा रिफ्लेक्ट कर लेता है, एच न्यू और एच न्यू डैश, ठीक है, बोथ आर सेम। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, इसमें हाइयर हो जाता है क्या, एच न्यू डैश हाइयर हो जाता है, एच न्यू लोअर हो जाता है, ठीक है। बस ये क्या हो गया, रे लाइट हो गया, और ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, एंटी स्टोक्स हो गया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहां तक आप अगर अपने एग्जाम में लिखोगे तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स पाओगे, पूरा का पूरा किसमें माय डियर स्टूडेंट्स, रमन इफेक्ट के लिए आप 10 मार्क्स गेन कर लोगे, रमन इफेक्ट के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने जितना बताया उतना आप रमन इफेक्ट लिख के आना एग्जाम में माय डियर स्टूडेंट्स, और ये तो तय है 100% कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और आएगा ही आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रमन इफेक्ट आप पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो एक बार और रिवाइज करिएगा, और कमेंट में बताइएगा माय डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।